हेलो नमस्कार। आज साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम साइंस के जो प्रैक्टिस सेट है इसके थ्रू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनका रिवीजन करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि आगे एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं। तो हम इनके जब ये हम रिविजन कर लेंगे, अगर हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से उसका रिविजन करते आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। जो कॉपर टी है, कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी एक गर्भ निरोधक है। कॉपर टी का इस्तेमाल करने से गर्भ धारण नहीं हो सकता है, महिलाओं के शरीर में इसे इंसर्ट कराया जाता है। तो यहीं पर पूछा जा रहा है कि कॉपर टी को कहां पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडाशय में, यानी जो महिलाओं की ओवरी में, यहाँ पर है ओवरी, आप देख सकते हैं ये महिलाओं के शरीर में ओवरी पाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कितने जोड़ी ओवरी पाए जाते हैं तो एक जोड़ी। पेयर पूछेंगे तो महिलाओं के शरीर में ये 2 ओवरी है। अगर जोड़ी पूछेंगे तो एक जोड़ी बताएंगे, नंबर पूछा जाएगा तो 2 बताएंगे। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है। और गर्भाशय यानी यूट्रस में, यहाँ पर महिलाओं के शरीर में यूट्रस देख रहे हैं। और ये वजाइना में, यहाँ पर आप देख रहे हैं वजाइना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ हमें बताना है जो कॉपर टी है वो कहाँ स्थापित करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में या वजाइना में। तो हम जानते हैं जो कॉपर टी है वो कहाँ पर महिलाओं के शरीर में इंसर्ट किया जाता है, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गर्भाशय में महिलाओं के शरीर में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध में हमें निकालना है। यहाँ पर जो हमें प्रतिरोध दिया है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, इसमें हमें प्रत्येक प्रतिरोध में निकालना है और उसके विभवांतर निकालना है। विभवांतर कितना होगा, क्रमशः कितने होंगे, हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 ओम यानी R1 हम इसको मानते हैं। R1 की वैल्यू हमें दी गई है 2 ओम। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ओम दिया है। R2 का मान देखेंगे, R2 का मान हमें दिया हुआ है 4 ओम। 4 ओम दिया हुआ है R2 का मान। और देखेंगे R3 का मान कितना दिया है, तो R3 का मान दिया हुआ है 6 ओम। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन से। जो प्रतिरोध है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के दिए हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही और I की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 एम्पियर। I का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। पूछा जा रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध में हमें निकालना है। यहाँ पर हम सबसे पहले R1 प्रतिरोध के लिए देखेंगे। R1 के लिए जो 2 ओम प्रतिरोध दिया है इसके लिए निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर होता है IR। V बराबर IR ये फॉर्मूला होता है। विभवांतर निकालेंगे यहाँ से। I का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर, V का मान यहाँ से निकलेगा 2 एम्पियर इंटू R1 का मान हम रखेंगे R की जगह 2, तो यहाँ से हमें V का मान निकलेगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमें V का मान निकल के आएगा 4 वोल्ट। तो पहले जो प्रतिरोध है 2 ओम, उसके लिए V का मान कितना निकल कर आया, 4 ओम निकल कर आया। ऐसे हम निकालते हैं प्रतिरोध 2 यानी R2 के लिए यहाँ निकालेंगे। V बराबर होता है IR। यहाँ पर हम रखेंगे V का मान हमें निकालना, I का मान सबके लिए 2 एम्पियर है और R का मान रखेंगे 4। तो V बराबर हमें आएगा 8 वोल्ट, यानी कि जो दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम, उसके लिए विभवांतर कितना होगा, 8 वोल्ट का होगा। और तीसरा हम निकालेंगे R का मान रखेंगे 6 ओम। 6 ओम R का मान रख के हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे 6 ओम, R का मान हम रखेंगे 6 ओम। V बराबर IR ये फॉर्मूला होता है। तो हमें V का मान निकालना है। I का मान 2 एम्पियर सबके लिए, तो I का मान यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंटू R का मान यहाँ पर दिया हुआ है 6 ओम। तो V बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमारा आंसर होगा, यानी 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो हमने यहाँ पर देखा प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का, 2 एम्पियर की धारा बह तो विभवांतर क्रमशः कितने होंगे, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पौधों में जड़ों द्वारा आवेशित अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जड़ों द्वारा जो आवेशित जल है, खनिज है और लवण है, इसका परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्लोएम के द्वारा।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रंध्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रसधानी के द्वारा। तो हम जानते हैं पौधों में जल का संवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक के पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट है? जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो संवहन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम करता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है जाइलम, यानी कि जाइलम जड़ों द्वारा क्या करता है? आवेशित जो जल है, खनिज और लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। यानी जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। यहाँ पूछा है जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से। खाद्य पदार्थ पूछता तो हम बताते हैं फ्लोएम के माध्यम से। रंध्र क्या होता है? पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं जिससे हम रंध्र कहते हैं, और रंध्र के थ्रू ही पत्तियां ऑक्सीजन को रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, और जो अतिरिक्त जल होते हैं पौधों में उसको भी उसी के द्वारा त्यागती है। यहाँ पर देख लेते हैं स्टोमाटा के बारे में। यहाँ लिखा हुआ स्टोमाटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। स्टोमाटा को हिंदी में कहा जाता है रंध्र। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़ की पत्ती है, और ये आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, इस टाइप का छिद्र होता है जब पत्तियों में। यहाँ पर देखिए ओपन स्टोमाटा है, यहाँ पर क्लोज्ड स्टोमाटा है। क्लोज्ड स्टोमाटा में ये क्लोज है, ओपन में ये खुला हुआ है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को यहाँ देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और जो अतिरिक्त जल होता है उसको भी इसी के थ्रू रिलीज करता है। यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो स्टोमाटा क्या होता है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। उसका क्या कार्य होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। जो पौधों में अतिरिक्त जल है उसको भी रिलीज करता है स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चमगादड़ व पक्षियों के पंखों में, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद में, पक्षियों व कीटों के पंख, कीटों व चमगादड़ के पंख। तो निम्नलिखित में से कौन सा संजात अंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पक्षियों के जो पंख होते हैं और स्तनधारियों के जो अग्रपाद होते हैं वो संजात अंग के उदाहरण है। पक्षियों के पंख उड़ने के काम आते हैं, और जो स्तनधारियों के अग्रपाद होते हैं वो तैरने के, दौड़ने के काम आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन के बारे में पूछ रहा है। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हमने पढ़ा है जनन 2 टाइप के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसे तो मानव हो गए, जो जानवर हो गए, उसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किस में होता है? अलैंगिक जनन यहाँ पर देख सकते हैं। लैंगिक जनन में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों होनी चाहिए। अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट संतान की उत्पत्ति करता है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ पूछा है बाइनरी फिजन द्विविखंडन विधि के द्वारा किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अमीबा में, ऑप्शन बी दिया प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रायोफिलम में, ऑप्शन नंबर डी दिया है आलू में। तो द्विविखंडन बाइनरी फिजन किसमें होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। एक अमीबा है, इसके सेल में डिवीजन होता है, इसके सेल में डिवीजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन हो रहा है, और ये 2 केंद्रक बनाता है और 2 अलग अलग अमीबा यानी 2 अलग अलग जीव बन जाते हैं। इसे ही कहते हैं बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। यहाँ पर दिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? जो सेल होते हैं, जो केंद्रक होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं में टूटता है और वो कोशिकाएं अलग अलग जीव बनाते हैं। और ब्रायोफिलम हमने देखा था पत्तियों में होता है, भुजा की जो पत्ती है उसमें ब्रायोफिलम होता है। पत्तियों के ऊपर एक जड़ उगता है जिससे एक नया पौधा बनता है। आलू में हमने देखा था ये कायिक प्रवर्धन के, जो कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम और आलू आते हैं वो कायिक प्रवर्धन में। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन में आएंगे। ये देखिए पत्तियां हैं, जड़ों से दूसरी जड़ उग रही है और वो एक नया पेड़ बनी। अदरक में भी होता है कायिक प्रवर्धन। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो आलू है इसमें हो रहा है। ये पत्तियों में जो ब्रायोफिलम का भी हमने पढ़ा, लीफ ब्रायोफिलम में लिखा हुआ है। पत्तियों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियों पर एक नया पेड़ उगता है और एक नया जड़ उगता है, वो एक नया पेड़ बन जाता है। ये ब्रायोफिलम का उदाहरण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में विखंडन कैसे होता है? कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में टूटती है और वो सभी कोशिकाएं अलग अलग जीव बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
जठर ग्रंथि उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? जठर ग्रंथियां ऑप्शन नंबर ए में दिया है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी दिया है अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर डी दिया है बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाशय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। स्टमक में ये जो जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और जठर ग्रंथियां किसका स्रावित करती है? तो गैस्ट्रिक जूस जो जठर रस होता है उसका स्राव करती हैं जठर ग्रंथियां। ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं और भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 8 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन, एल्केन या अल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये सूत्र होता है एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्काइन का। तो यहाँ पर हमसे पूछा है एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी CnH2n। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। CnH2n+2 ये एल्कीन का होता है, CnH2n-2 ये एल्काइन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दिया है जल, ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्लूकोज। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की होती है, ग्लूकोज की होती है, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होती है। ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर हमें देखना है कौन सा गलत दिया हुआ है, उसको यहाँ पर लिखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एसिटिक अम्ल सिरका के निर्माण में काम आता है, ऑप्शन नंबर बी दिया एथेनॉल स्प्रिट बनाने में आता है, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में आता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड धामन सोडा बनाने में आता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। हमने देखा जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका बनाने के निर्माण में आता है, तो ये सही है। एथेनॉल स्प्रिट बनाने में आता है, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में आता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो धामन सोडा बनाने के काम में नहीं आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये धामन सोडा बनाने के काम में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन होता है, रीजनरेशन किसमें होता है? पुनरुद्भवन कहते हैं रीजनरेशन को, किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया पैरामीशियम लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन नंबर डी दिया है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो हमें यहाँ पर बताना है रीजनरेशन पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। तो हम जानते हैं प्लेनेरिया में होता है पुनरुद्भवन लेकिन हाइड्रा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्लेनेरिया का यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। देखिए प्लेनेरिया जो पुनरुद्भवन होता है उसमें क्या होता है, एक प्लेनेरिया यहाँ पर लिखा दिया हुआ है, ये तीन भागों में टूटता है और ये तीनों प्लेनेरिया मिल एक अलग अलग नया जीव बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों एक नए जीव बन गए हैं। तो एक प्लेनेरिया को कितने भी भागों में प्लेनेरिया को काटा जाए वो सभी एक नए जीव के रूप में बन जाते हैं। तो किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, मटर के लंबे पौधे यानी कैपिटल टी है, यहाँ पर देख सकते हैं मटर के लंबे पौधे जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौने पौधे जिसे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो क्या मिलेंगे? सभी लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है सभी बौने पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया है आधे लंबे और आधे बौने पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे होंगे। तो हम जानते हैं जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो सभी लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है,
जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी है अमृता देवी बिश्नोई ने, ऑप्शन नंबर डी है स्टेनले आर मिलर ने। तो हम जानते हैं जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? अनुवांशिकी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन कहे जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोष होता है वो हमें दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो दूर की चीजें दिखाई देती हैं और निकट का नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर की चीजों को देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं और नजदीक की चीजों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो अवतल लेंस को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? यहाँ पर हमें दिया अवतल लेंस दिया हुआ है, तो हम जानते हैं यहाँ पर फोकस दूरी दिया है -15 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है, तो -15 सेमी एफ का मान दिया है। और पूछा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनाता है, यानी प्रतिबिंब दिया हुआ है 10 सेमी दूरी पर बनाता है, तो प्रतिबिंब भी माइनस में होगा, -10 सेमी। पूछा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी होगी, यू का मान हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें एफ की वैल्यू दी गई है -15 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। भी यानी वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेमी, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी माइनस में होगी, -10 सेमी लिखेंगे। यू का मान हमसे पूछा है। लेंस के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। अब यहाँ पर हमें मान रखना है 1/f का मान 15 सेमी दिया है, तो -15 सेमी लिखेंगे, बराबर 1/v का मान -10 सेमी - 1/u। 1/u का मान हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1/-10 सेमी, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस जाएगा 1/15। अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ हम इसको लिखेंगे 1/u बराबर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आएगा, डिवाइड करेंगे तो -3 + 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1/u बराबर -3 ये है और ये प्लस जो माइनस होगा तो -1/30 आएगा। अब हम u का मान निकालेंगे तो u का मान आएगा -30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए हमारा राइट आंसर होगा, -30 सेंटीमीटर। एफ का मान हमें दिया था, भी का मान दिया था, हमें यू का मान निकालना था, तो फॉर्मूला लेंस के फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में? तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो पौधों में, पेड़ पौधों में जाइलम की तरह जल का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन होते हैं, उनका स्थानांतरण होता है। तो पूछा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, सुक्रोज के रूप में या वसीय अम्लों के रूप में। तो हम जानते हैं स्टार्च के रूप में, हमने पढ़ा है कि स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। जो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है वॉट, ऑप्शन नंबर सी दिया है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी दिया है ओम। तो विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभवांतर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है
विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ओम दिया है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध कहे या विद्युत प्रतिरोध कहे, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का जो साइन होता है, ओम को ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या था? वॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 42, ऑप्शन नंबर बी दिया है 44, ऑप्शन नंबर सी दिया है 46, ऑप्शन नंबर डी दिया है 47। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ी पूछी जाएगी या संख्या पूछी जाए, जोड़ी पूछी जाएगी तो हम बताएंगे 23 जोड़ी। अगर पूछा जाए मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे 23 जोड़ी। अगर संख्या पूछेंगे तो हम बताएंगे 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ी पूछेंगे तो बताएंगे 23 जोड़ी। पूछा जाएगा अगर मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। मादा यानी फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है और मेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो हम बताएंगे जो फीमेल है इसमें पाया जाता है एक्स गुणसूत्र और मेल में पाया जाता है XY क्रोमोसोम यानी XY गुणसूत्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपान R डैश अनुपात का मान होगा। यहाँ पर हमें निकालना है। यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोध है, यहाँ पर हम एक प्रतिरोध बना लेते हैं। ये हमारा एक प्रतिरोध है, ये जो हमारा एक तार है इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R। देखिए प्रतिरोध R की किसी तार के टुकड़े को, तो ये हमारा एक तार है, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R। इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे यानी R/3, इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो R1, R2 और R3 का मान निकलेगा। R1 का मान क्या निकलेगा? R/3 और R2 का मान निकलेगा, यहाँ R1 है, R1 का मान निकलेगा 3। देखिए R1 का मान निकलेगा R/3, R2 का मान निकलेगा R/3 और R3 का भी मान निकलेगा R/3। R2 का मान कितना निकल रहा है? R/3। R3 का मान निकलेगा R/3, क्योंकि इसको बराबर भागों में काटा जा रहा है। एक तार है जिसका प्रतिरोध है R, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। अब कह रहा है कि फिर इसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो समांतर क्रम में कैसे संयोजित होगा, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक हमारे पास तार का टुकड़ा था, ये हमारा तार का टुकड़ा है, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R। इसका प्रतिरोध कितना है? R। इसको 3 बराबर भागों में बांटा हमने, तो R1 का मान निकला था, R1 का मान R/3 आया, 3 बराबर भागों में बांटा। R2 का मान निकला R/3 और R3 का मान निकला था R/3। ये हमारा मान निकला। अब हमसे कह रहा है कि इसको संयोजन क्रम में जोड़ना है। संयोजन क्रम में कैसे जोड़ते हैं? अगर ये तार का टुकड़ा है, यहाँ पर हमारे पास 3 तार के टुकड़े को जोड़ना है संयोजन क्रम में, तो हमने यहाँ पर 3 तार का टुकड़ा बना लिया। अब हम देखेंगे, इसको हमने संयोजन क्रम में जोड़ दिया, इसको अब हम जोड़ेंगे संयोजन क्रम में। देखिए अब हमने इसको संयोजन क्रम में जोड़ दिया, तो हमने देखा R1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 का मान है R/3, R2 का मान है R/3 और R3 का भी मान है R/3। हमें कहा गया संयोजन क्रम में जोड़ना है, तो संयोजन क्रम में जोड़ने के लिए हम 1/R' का मान निकालेंगे। ये R का मान है, क्योंकि यहाँ दिया तार का प्रतिरोध ही R है, तो R का मान यहाँ दिया हुआ 1/R' हम निकालेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद यहाँ पर हम मान रख देते हैं 1/R1, 1/R2 और 1/R3 का। R1 का मान 1/3 है, तो 1/R' बराबर हम निकालेंगे। 1/R1 का मान है R/3 और प्लस 1/R2 का मान है R/3 प्लस 1/R3 का भी मान दिया है R/3। यहाँ तक करने के बाद अब हम आगे देखेंगे, यहाँ कर लेते हैं आगे। अब हम देखेंगे, देखिए
इसके बाद हमें यहाँ पर रखना है 1/r' का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 ऊपर जाएगा, यानी 3/r आएगा प्लस 3/r आएगा प्लस 3/r, ये मान आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 1/r' बराबर, एलसीएम लेते हैं तो r आएगा, तो एलसीएम लिया हमने r ऊपर जोड़ेंगे तो 9, तो एलसीएम लिया तो 3 आया, ऊपर हमने जोड़ दिया 9 आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे r' का मान निकालेंगे। देखिए अब हम निकालेंगे यहाँ से, अब r' का मान निकालेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9r' बराबर हो जाएगा r। अब यहाँ पर r' का मान कितना आएगा, r/9, ठीक है। r' का मान आया r/9। अब हमसे पूछा है r/r' का मान निकालना है। r का मान हमें दिया हुआ था r, यानी कि एक प्रतिरोध तार था, उसका प्रतिरोध कितना दिया था, r दिया हुआ था, और r' का मान हमने निकाला r/9। अब हमसे क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में पूछा है कि r/r' का मान निकालिए। यहाँ पर पूछा है r/r' का मान निकालिए, तो यहाँ हम वैल्यू को रख देंगे। r का मान r दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रतिरोध r के किसी तार के टुकड़े, प्रतिरोध कितना दिया है r, तो हम यहाँ r रखेंगे। अपान में r' का मान हमने निकाला r/9। अब हम जानते हैं ये डिवाइड में तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 9r अपान में r आएगा, और r से r कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 9, यानी r/r' का मान कितना आया है, 9 आया है। तो हम बताएंगे r/r' का मान का अनुपात कितना आया है, तो 9 आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा 9। पहले हमें क्या करना है, एक तार का टुकड़ा था, उसका प्रतिरोध R दिया था, उसको 3 बराबर भागों में हमने बांटा, R1, R2 और R3 का मान निकाला, फिर उसको संयोजन क्रम में जोड़ दिया, संयोजन क्रम में जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर हमने संयोजन क्रम में जोड़ा तो r' का मान हमने निकाला r/9। फिर क्वेश्चन में पूछा था r/r' का अनुपात क्या होगा, तो r का मान हमने रख दिया, r' का मान हमने रख दिया r/9, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, r से कट गया तो 9 आंसर आया। r/r' का मान कितना आया, 9 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।